हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जी सेंट्रिक। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स डिस्कस कर लिया था। अभी हमें समझना है वेक्टर्स का इंटीग्रल और वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन वेक्टर कैलकुलस को पकड़ में लेके आने के लिए। ठीक है, तो वेक्टर इंटीग्रल्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल यहां पर पॉसिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। हम लाइन, क्लोज लाइन, सरफेस, क्लोज सरफेस, वॉल्यूम को जब तक ना समझ पाए तब तक हम इन इंटीग्रल्स को रटने बैठ जाएं तो वो काम की बात नहीं है। फिर अगर हमें इनको समझना है, इनका सिग्निफिकेंस समझना है, तो पहले इन चीजों का मतलब होना चाहिए। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, ये तो पता है हमें, वेल नोन है हमारे लिए। लाइन का मतलब भी पता चल जाए तो हम कंबाइन करके लाइन इंटीग्रल क्या चीज होती है ये समझ पाएंगे। चलिए देखिए, जैसे कोई फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, आप इसका इंटीग्रल लिखते हो, ऐसे लिखते हो एफ एक्स डी एक्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो केवल एक वेरिएबल का नहीं बल्कि मल्टीपल वेरिएबल्स का हो, जैसे एक्स और वाई का फंक्शन है। इंटीग्रेशन हो सकता है हम एक्स के रेस्पेक्ट में ही करें केवल, या हो सकता है एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं बल्कि वाई के रेस्पेक्ट में करें, या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में करें। ऐसे केस में हम इसको बोलेंगे मल्टीपल इंटीग्रल हो रहा है, सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रल हो रहा है। कोई इस तरह से लिख दे तब इसका मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल होगा, जो रिजल्ट आएगा उसका वाई के रेस्पेक्ट में होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, इस एफ एक्स वाई का पहले वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल देन एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल भी कर सकता होगा, मींस डबल इंटीग्रल हो रहा होगा। तो कोई इस तरह से रिप्रेजेंट करे या दो बार इंटीग्रल लगा के बोल दे, वेल नोन है, समझ में आती है बात। हमें एक बार भी लिख रहा है तो भी दो बार इंटीग्रल करना पड़ता है, हमें पता होगा ये चीज। ठीक है, अच्छा, जब हम सिंगल इंटीग्रल कर रहे हो लेकिन दो वेरिएबल का है तो हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे होते हैं तो वाई को एज कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं। सेम इसी तरीके से यहां पर होगा। तो यहां पर ये जो टर्म्स हैं, dx है या dy है या dx dy है, इनका मतलब होता है ना, dx का मतलब होता है ना वेरी स्मॉल चेंज इन x, ऐसा कुछ होता है ना। और अगर ऐसे y बोले तो वेरी स्मॉल चेंज इन y, dy का मतलब भी हो जाता है। तो यहां पर जब हम वेक्टर्स का इंटीग्रल कर रहे होंगे तो उसमें स्मॉल एलिमेंट्स कैसे होंगे जिनके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ये तो हुई पुरानी बात। अब हमें समझना होगा, तो हमें समझना है कि कोई वेक्टर है मान लो, तो उस वेक्टर का इंटीग्रल कर रहे हैं तो यहां पर क्या होना चाहिए, क्या dx होना चाहिए या dy होना चाहिए, या मल्टीपल ऑर्डर में dx dy होना चाहिए, या dx अलग प्लस dy अलग। ये तो सिंगल ऑर्डर का इंटीग्रल होगा, x रेस्पेक्ट में अलग से, फिर y का ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत सारे अराइज होते हैं। ओवरऑल हम बात करें तो ये जो साथ में इसके साथ आएगा वेक्टर के साथ, वो है स्मॉल एलिमेंट। जैसे ये स्मॉल एलिमेंट x में था, ऐसे ये स्मॉल एलिमेंट्स हैं। अब ये किस किस तरीके के हो सकते हैं वो समझे हम, तब जाके हम क्लियर करेंगे कि ये डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल्स कैसे हो सकते हैं। तो ये स्मॉल एलिमेंट्स, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने तीन तरह के पढ़े, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। इनमें पहले इन स्मॉल एलिमेंट्स को समझेंगे हम इस लेक्चर में कि किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट का सिग्निफिकेंस कुछ और क्या है, किस तरह का है, वो समझने के बाद फिर हम इस डिफरेंट टाइप के इंटीग्रल्स का सिग्निफिकेंस समझेंगे। हमें समझ में आ जाएगा लाइन इंटीग्रल का मीनिंग क्या निकल रहा होता है, या क्लोज लाइन इंटीग्रल इससे किस तरह से डिफरेंट होता है। अगर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस करते टाइम पर तो बेसिक इंटीग्रेशंस ही करने हैं हमें, लेकिन कौन सा इंटीग्रल अप्लाई करना है कब किस तरह की प्रॉब्लम में, वो इनका सिग्निफिकेंस समझने के बाद ही होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल एलिमेंट्स इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। चलिए हम स्मॉल एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड एक्सिस पर स्मॉल एलिमेंट समझने के लिए मैंने एक ये बॉक्स कंसीडर किया, इस तरीके से एक बॉक्स है। अच्छा, अगर यहां पर ये कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे आपको, ए बी सी डी ई एफ। अगर मैं कहूं मैं ए से बी तक जा रहा हूं तो एक लाइन बनेगी, ये लाइन, इस लाइन का कुछ लेंथ होगा। ठीक है, तो मैं इस बॉक्स में ये मान के चल रहा हूं कि इसकी जो डायमेंशंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये एक्स वाली डायरेक्शन में डायमेंशन होगी, इसको मैं डी एक्स मान के चल रहा हूं। वाई वाली डायरेक्शन में जो डायमेंशन है इसको डी वाई कंसिडर कर रहा हूं, और हाइट में जो डायमेंशन है इसको डी जेड कंसिडर कर रहा हूं। अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं तो एक लेंथ कवर हो रही है, और वो लेंथ कितनी है, डी वाई है। अच्छा, ए से बी की जगह अगर बी से ए तक आ रहे हैं तब भी ये लेंथ डी वाई है। फर्क इतना सा है,
ए से बी तक जा रहे हैं तो डायरेक्शन ये है, बी से ए तक जा रहे हैं तो डायरेक्शन ये है। अगर हम डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझें, हालांकि ए बी और बी ए अगर कोई बोले तो सेम बात होती है, लेकिन ए बी वैक्टर और बी ए वैक्टर तो सेम नहीं होते ना। अगर मैं यहां पर ए बी वैक्टर बोल दूं तो इसका मतलब ए से बी की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड तो उस वेक्टर का dy है और डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन देखें तो कौन सी डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, y का z में कोई चेंज नहीं हो रहा, x में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए आप बोलोगे ये dy ay कैप है। लेकिन अगर कोई ba बोले तो आप बोलोगे y में इंक्रीमेंट नहीं बल्कि डिक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए माइनस ay कैप है, माइनस ay कैप है। ये क्लियर होता होगा ए बी। अगर इसी तरीके से मैं कहूं एफ जी वैक्टर, तो आप एफ जी वैक्टर क्या दोगे, डी जेड तो लेंथ है वेक्टर का और डायरेक्शन ए जेड कैप डायरेक्शन में, डी जेड ए जेड कैप। अगर ऐसे मैं बोलूं जी सी वैक्टर, जी से सी तक आ रहे हैं, अगर आप जी से सी तक आ रहे हैं तो जेड में हाइट में कोई चेंज नहीं हो रहा, वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, केवल किस में चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है, डी एक्स का। किस डायरेक्शन में चल रहा है ये, ए एक्स कैप डायरेक्शन में, तो आप जीसी बोल दोगे डी एक्स ए एक्स कैप। ऐसे ही यहां पर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स कुछ इस तरह से ले सकता हूं। जैसे अगर कोई जीसी वेक्टर की जगह बोले एच सी वेक्टर तो भी सेम ये बनेगा, डी एक्स है ए एक्स डायरेक्शन में। ई ए वैक्टर बोले या एफ बी वैक्टर बोले, सबका मतलब यह है कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एक्स कैप है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी एक्स है। तो जीसी वेक्टर इक्वल इज सेम एज एच सी वेक्टर इज सेम एज ई ए वेक्टर एंड सेम ऑफ एफ बी वैक्टर। ऐसे अगर कोई बोले ए बी वैक्टर की जगह कोई ई एफ वैक्टर बोले तब भी डी वाई बनेगा लेंथ और ए वाई डायरेक्शन में बोलेगा, या डी सी या एच जी सब ये ए वाई डायरेक्शन में बनेगा। तो इसकी बजाय अगर कोई ई एफ वैक्टर बोले या एच जी वैक्टर बोले या डी सी वैक्टर बोले, सबका मीनिंग एक ही है। ठीक है। अच्छा, ऐसे अगर कोई एफ जी वैक्टर की जगह बोलते बी सी वैक्टर, ए डी वैक्टर या ई एच वैक्टर सेम है। एफ बी की जगह एफ बी सॉरी ये कौन सा था, एफ जी की जगह बी सी वैक्टर कहे या ए डी वैक्टर कहे या ई एच वैक्टर कहे, सबका मीनिंग एक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बजाय अब ऐसा बोल देता हूं ई बी वैक्टर, ई बी वैक्टर, ई बी वैक्टर का मतलब होगा ई से और बी तक जाना है हमें। जो हम ई से बी तक जा रहे होंगे ये वाले वेक्टर की बात करना है। ये वाला वेक्टर ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा ना। तो ई बी वेक्टर की कोई बोल सकता है ई ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, और ई ए वेक्टर क्या हो जाएगा, डी एक्स ए एक्स डायरेक्शन में प्लस डी वाई ए वाई डायरेक्शन में, तो हो जाएगा डी एक्स ए एक्स कैप प्लस डी वाई ए वाई कैप। अच्छा, इसी की जगह अगर कोई बोले एफ सी वेक्टर, एफ सी वेक्टर, तो एफ सी वेक्टर को आप कह सकते हो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी के माइंड में इसकी वजह ये भी आ सकता है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके हिसाब से बनेगा ये डी जेड ए जेड कैप प्लस डी एक्स ए एक्स कैप। और किसी के माइंड में ये वाला पार्ट आ रहा होता तो डी एक्स ए एक्स कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप, सेम ही तो बनता। ठीक है, तो एफ सी वेक्टर ही हो जाएगा। अगर कोई इसी तरीके से कहे एफ एच वेक्टर, एफ एच वेक्टर, एफ एच वेक्टर पर ध्यान देना अगर आप, तो आप ये कह सकते हो क्या दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग इक्वल टू एफ एच वेक्टर, और ये क्या बन जाएगा एफ ई मतलब डी वाई माइनस ए वाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप, माइनस ऑफ डी वाई ए वाई कैप प्लस डी जेड ए जेड कैप। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं ले सकता हूं। एक और देखिएगा, अगर मैं कहूं ई सी वेक्टर, ई सी वेक्टर, तो ई सी वेक्टर क्या बनेगा देखना, ई सी वेक्टर, ई सी वेक्टर को आप ऐसे कह सकते हो क्या, ई बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ई सी वेक्टर, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। और ई बी वेक्टर हमने समझ में आया था दिस प्लस दिस बना था, मींस डी एक्स एक्स प्लस डी वाई वाई, तो बन गया ई बी वेक्टर प्लस डी जेड ए जेड इक्वल टू ई सी वेक्टर बन जाएगा। तो डी एक्स ए एक्स कैप प्लस डी वाई ए वाई कैप, ये तो ई बी से आया था, प्लस बी सी और करोगे आप तो डी जेड ए जेड कैप, ये बन करके आ जाएगा। ऐसे में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकता हूं। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो एक लाइन बनेगी, उस लाइन की कुछ लेंथ होगी, उस लाइन की कुछ डायरेक्शन होगी, वो एक वेक्टर अगर हम बनाए, वेक्टर में हमें लेंथ और डायरेक्शन दोनों का ध्यान रखना होता है, तो वो वेक्टर हम बनाए तो उस वेक्टर केस में ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में केवल और केवल
एक्स में चेंज हो रहा हो, वाई और जेड फिक्स हो। अगर केवल और केवल एक्स में चेंज हो रहा होगा तो वेक्टर कुछ ऐसा नजर आएगा, डी एक्स ए एक्स कैप, ऐसा कुछ, मतलब ए एक्स कैप होगा, जितनी लेंथ है वो दैट इज डी एक्स मान के चल रहा हूं मैं डी एक्स क्यों मान के चल रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं स्मॉल एलिमेंट्स, मतलब जो लेंथ है वो स्मॉल है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, एक्स डायरेक्शन में बहुत स्मॉल है, इसलिए डी एक्स कंसिडर कर रहे हैं। जरूरी नहीं है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए तो एक्स में चेंज हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो एक्स फिक्स रहे, जेड फिक्स रहे, बट वाई में चेंज हो रहा हो तो कुछ ऐसा बन करके आएगा। dy इसलिए क्योंकि लेंथ बहुत स्मॉल लेकर के चल रहे हैं हम, dy। ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो केवल z में चेंज हो रहा हो तो ऐसा कुछ आएगा। ऐसा भी हो सकता है एक पॉइंट से जब आप दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, जैसे मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं तो x में भी कुछ चेंज हो रहा है और y में भी कुछ चेंज हो रहा है, बट हाइट फिक्स रह रही है, z में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो फिर dx ax कैप प्लस dy ay कैप आ जाएगा, z वाला पार्ट नहीं आएगा जैसे ये आ रहा था। कभी ऐसा हो सकता है कि z और x आ जाए, केवल y में कोई चेंज ना हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यहां तक जा रहे हैं अगर हम इस तरीके से, तो देखिएगा x में चेंज हो रहा है, हाइट z में चेंज हो रहा है, बट y में चेंज नहीं हो रहा, एंड सो ऑन इस तरह से। तो हम इन जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों चीजें चेंज हो रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई डिक्रीज हो रही हो, इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रही हो, तो नेगेटिव साइन के साथ भी आ सकता है। तो हम इन जनरल आगे से इस चीज को कहेंगे ये स्मॉल लेंथ है डीएल वेक्टर। अब डिपेंड करेगा वो आप कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक जा रहे हो, लेकिन इन जनरल कह करके कह सकते हैं कि डीएल वेक्टर स्मॉल लेंथ एलिमेंट होगा, और जिसको जनरली मैं कहूं तो ऐसे कहूंगा डीएक्स ए एक्स कैप, जो कि हमें बता रहा है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और कुछ लेंथ के साथ जा रहा है, स्मॉल लेंथ है, लेकिन हो सकता है एक्स नहीं बल्कि वाई में भी कोई चेंज हो रहा हो तो डी वाई ए वाई कैप, और ऐसे जेड में भी कुछ चेंज हो डी जेड ए जेड कैप, इन जनरल ऐसा कहेंगे हम। अब ये इसके स्पेशल केस हैं, ये तो जनरल है, ये कैसा है, ये जनरल। अब स्मॉल लेंथ को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बाकी इनको देखें तो इसके स्पेशल केस हैं। तो ऐसे स्पेशल केस हैं जैसे इस वाले केस में ये dx x डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है dx वो जीरो हो गया है, z डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है dz वो जीरो हो गया, केवल dy वाला नजर आ रहा है इसलिए। ऐसे बाकी केस में ऐसा हो सकता है कि x में चेंज हो रहा है y और z फिक्स हो, ऐसे किसी केस में हो सकता है x और y चेंज हो रहा है z फिक्स रहे, z में कोई चेंज हो रहा है इसलिए dz जीरो हो सकता है, कोई डिक्रीज हो रहा हो तो नेगेटिव हो जाएगा वो चीज। तो ये स्मॉल लेंथ का जनरल फॉर्म होगा। किसका जनरल फॉर्म हुआ? स्मॉल लेंथ का। हम स्मॉल एलिमेंट समझ रहे थे, उन स्मॉल एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट समझ में आया हमें स्मॉल लेंथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। अब हम बाकी और कौन से स्मॉल एलिमेंट्स हो सकते हैं वो ध्यान देते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट्स हम देखेंगे, हमने स्मॉल लेंथ समझा, उसके बाद स्मॉल सरफेस एरिया। आगे इसको समझने से पहले ध्यान देखना, ध्यान से देखिएगा, जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट आया क्या वो ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो रही है? मैं बात कर रहा था भाई यहां से यहां तक जाना है तो देख रहा था ना मैं एक्स डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, एक्स में या वाई में कितना चेंज हो रहा है, जेड में कितना चेंज हो रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्मॉल लेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट समझते हैं स्मॉल सरफेस एरिया। देखेंगे कि ये वेक्टर बनती है, स्केलर बनती है। इधर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये वाले सरफेस को देखता हूं, ये सरफेस आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला सरफेस आगे फ्रंट में जो है ए बी सी डी जो कॉर्नर्स पे आ रहे हैं इन पॉइंट से, अगर सरफेस का एरिया बोलूं मैं तो आप एरिया ऐसे बोलोगे ना, ये तो एक रेक्टेंगल बन गया, हाइट इनटू विड्थ, विड्थ कितनी बन रही है डी वाई और हाइट कितनी बन रही है डी जेड, तो आप इस एरिया को बोलोगे डी वाई डी जेड। अच्छा, ये वाला जो सरफेस एरिया है इसको डी वाई डी जेड बोलो, इसकी बजाय जस्ट इसके बैक साइड में अगर ये सरफेस देखोगे, ये वाला नजर आ रहा होगा ना, जो कि ई एफ जी एच से बन रहा है, अगर उसका एरिया बोले तो उसके लिए भी विड्थ और हाइट सेम वही है, डी वाई इंटू डी जेड, उसको भी आप बोलोगे डी वाई इंटू डी जेड। बट फर्क कैसे? अगर मैं बोल देता हूं कि एक सरफेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं इस वाले क्यूबॉइड में डी वाई डी जेड, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मैं इस आगे वाले की बात कर रहा हूं या मैं उस बैक वाले की बात कर रहा हूं, मैं फ्रंट की बात कर रहा हूं या बैक की बात कर रहा हूं? तो समझिएगा, जो फ्रंट वाला सरफेस है वो आपकी तरफ ऐसे झांक रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ दिख रहा है, और जो बैक वाला है वो आपकी तरफ नहीं बल्कि उस तरफ दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, आपकी तरफ दिख रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन, और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मींस एक्स या माइनस एक्स डायरेक्शन। तो ये वाला जो सरफेस एरिया है जिसको मैं बोल दूंगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये तो मैं बोलूंगा डी वाई डी जेड जो कि एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए ए एक्स कैप के साथ बोलूंगा। और अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ई एफ जी एच तो मैं बोलूंगा डी वाई डी जेड जो कि माइनस ए एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ ए एक्स कैप
ऐसा करके बोल दूंगा मैं। क्लियर होती होगी बात ये? तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन से ऐसे समझ में आ रहा है, ये ax डायरेक्शन में, वो माइनस ax डायरेक्शन में। कंक्लूजन ये निकल के आया, आगे से कभी भी कोई सरफेस एरिया होता है, जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा इसका सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया है इसकी वैल्यू तो हाइट इंटू विड्थ होती है, और इस सरफेस की डायरेक्शन कौन सी है? वाली डायरेक्शन। लेकिन ये वाले सरफेस की डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन। तो सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन जो होती है, मैग्नीट्यूड तो हाइट इंटू विड्थ से, या एरिया जिस तरह की शेप बन रहा होगा, शेप आपने समझा है मेंसुरेशंस में, ठीक है। तो उसका जो सरफेस एरिया का डायरेक्शन होता है वो होता है उस सरफेस से आउट होते हुए, और आउट भी कैसे हो रहा है? किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो रहा है, 90 डिग्री पर हो रहा है, इस सरफेस से 90 डिग्री, मींस परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होगी, जो भी है पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ जो भी है, वो सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, नॉर्मली आउटवर्ड टू द सरफेस, ऐसा डायरेक्शन में होगा। तो चलिए यहां पर और भी सरफेस देखते हैं हम कौन कौन से बन सकते हैं। अगर मैं बोलूं BFGC, ये वाला सरफेस तो कौन से डायरेक्शन में? ये AY डायरेक्शन में। लेकिन मैं बोलूं EADH, तो ये माइनस AY डायरेक्शन में। बोलेंगे क्या इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू बोलेंगे हाइट इंटू विड्थ मींस DX इंटू DZ, DX इंटू DZ, और कौन सा डायरेक्शन? Y डायरेक्शन, AY कैप। ऐसे अगर मैं बोल दूं ये वाला सरफेस तो DCGH, तो आप बोलोगे विड्थ इंटू हाइट, तो ये बन रहा है इसका dx इंटू ये बन रहा है इसका dy, dx dy, और डायरेक्शन कौन सा है इसका? ऊपर की डायरेक्शन में, सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन मींस AZ डायरेक्शन में, ये इसका डायरेक्शन बन रहा है। क्लियर है बात? आगे से अगर हम अब इन्हीं में नेगेटिव भी हम समझ सकते हैं ना, कि x की बजाय माइनस x में था, वैसे ही y की बजाय माइनस y में होगा, z की बजाय नीचे की तरफ जो आ रहा है वो माइनस z में होगा। आगे से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम स्मॉल सरफेस एरिया को d लगा दे, ds dx dy, ये तो स्मॉल वैल्यू को बात करता है ना, जैसे लेंथ को हम l बोलते हैं तो dl बोल दिया हमने, स्मॉल लेंथ। ऐसे स्मॉल सरफेस एरिया ds से बोलेंगे, और वो ds जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी हमें समझ में आ चुका है। और उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन जो हमारा सरफेस है वो x में जा रहा हो सकता है कार्टेशियन में, या y में जा रहा हो सकता है, z में जा रहा हो सकता है। तो या तो ax डायरेक्शन में जा रहा हो सकता है, या ay में जा सकता है, या az में जा रहा हो सकता है। अगर ax में बात कर रहे हैं अगर हम, तो बनाए देखना dy dz। अगर ay में बात कर रहे हैं तो बनाए देखना dx dz, और az में बात कर रहे हैं तो बन रहा है dx dy। मतलब सरफेस एरिया या तो ax डायरेक्शन में होगा, या ay में होगा, या az में होगा, किसी एक में होगा, तीनों में नहीं। जो सरफेस है या तो इस तरफ जा रहा होगा, इस तरफ, या इस तरफ, अगर कार्टेशियन में बात करें तो, ठीक है। तो हम जिस डायरेक्शन में बात करेंगे उस डायरेक्शन के अलावा वाले dl के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर फंडा याद रखने के लिए हम समझे, अगर मैं ax में समझना चाहता हूं तो ax के अलावा वाले जो कंपोनेंट्स बाकी डायरेक्शंस में हैं दिस स्मॉल लेंथ के, वो मल्टीप्लाई होकर आ रहे हैं। अगर मैं ay में बात कर रहा हूं तो dx और dz मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मैं az में बात कर रहा हूं तो dx और dy मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये फंडा हम समझ के रख लें तो बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में भी ये अप्लाई होगा। समझ लीजिएगा, बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये सेम अप्लाई होगा। फंडा क्या निकल के आता है? अगर डीएल समझ लिया जाए, डीएल याद करके रख लिया जाए, तो डीएस को समझ तो लिया है, आगे मान लो अगले कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझना हमारे लिए टफ हो जाए तो फंडा याद रखेंगे हम। फंडा क्या बोलता है? डीएल के जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उसके अलावा वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके बोल देना है। स्मॉल लेंथ वेक्टर समझ लिया हमने, स्मॉल सरफेस एरिया समझ लिया जो कि वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन हमें समझ में आ गई, फंडा भी हमने समझ लिया। याद तो हम रख ही सकते हैं, नहीं याद रहा तो फंडा भी हमने समझ लिया कैसे स्मॉल सरफेस एरिया निकल के आएगा। अब हम समझते हैं एक तीसरा स्मॉल एलिमेंट और है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, फिर बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में और कवर करेंगे इसी चीज को। चले नेक्स्ट, हमने स्मॉल लेंथ स्मॉल सरफेस एरिया समझ लिया जो कि वेक्टर क्वांटिटीज है। अब अगला स्मॉल एलिमेंट है स्मॉल वॉल्यूम। अच्छा, हमने ये कंसीडर किया है कि ये जो क्यूबॉइड है इसकी जो डायमेंशंस हैं dx dy और dz बहुत स्मॉल 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 है। जैसे मान के चलिएगा ये वो क्यूबॉइड है जिसका dx डायमेंशन, dy डायमेंशन और dz डायमेंशन बहुत स्मॉल स्मॉल है। इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम की वैल्यू अगर हम कहें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है हाइट इंटू विड्थ इंटू लेंथ, dx इंटू dy इंटू dz। इसका वॉल्यूम अगर मैं कहूं तो स्मॉल वॉल्यूम है वो, ये मान के चल रहे हैं हम, क्योंकि ये डायमेंशन बहुत कम है, उसको dv कह रहा हूं मैं, और ये है dx dy dz।
अच्छा, इसके वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी, फलाना मीटर क्यूब कुछ होगी, उसकी भी कोई डायरेक्शन होगी क्या कि ये वॉल्यूम ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है या इस डायरेक्शन में जा रहा है? कोई डायरेक्शन थोड़ी होगी। इसका वॉल्यूम जो होगा dx dy dz कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। तो स्मॉल वॉल्यूम हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता है। अगर हम याद रखने का फंडा समझे, dx dl कैलकुलेट कर लेते हैं, हम स्मॉल लेंथ अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो जो वॉल्यूम बनेगा उस dl के सारी डायमेंशंस में, तीनों डायमेंशंस में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, वही बनता है वॉल्यूम। अगर ये दोनों फंडे, सरफेस वेक्टर को फाइंड करना और वॉल्यूम वाले स्केलर को फाइंड करने का फंडा हमें कार्टेशियन में समझ में आ जाता है, तो बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में भी हम अप्लाई कर देंगे इसी को। तो अब हम समझ रहे हैं कार्टेशियन में जो स्मॉल एलिमेंट्स हैं वो हमने समझ लिया। अब हम सिलेंड्रिकल में और स्फेरिकल में समझेंगे। और याद रखिएगा, आगे का पूरा वेक्टर कैलकुलस इस डीएल पे टिका हुआ है, क्योंकि डीएल से डीएस डीवी तो निकल ही जाएंगे। और सारी चीज समझ लेना, डीएल पे ही टिका है हर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। डीएल समझ लिया आपने, नहीं समझ आया है आपको तो याद रख लो, बट डीएल पर सब कुछ टिका होगा। ठीक है, ये डीएल हमने समझा। बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्मॉल लेंथ एलिमेंट कैसे बनेगा वो समझेंगे, डीएस डीवी निकाल लेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे।